नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी एग्जाम्स जीके। हमारे इस चैनल पर जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा की जीके की लगातार क्लास आप तक पहुंचाई जा रही है। उसी क्रम में जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का भाग 2 यहां पर हम कवर करने वाले हैं। आज हम फिर से जीके के 40 बेहतरीन प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से आपसे पूछा गया है। तो इसमें से वह कौन सी रंग की क्रांति है जिसका संबंध जो है चमड़ा या कोको के उत्पादन से हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूरी क्रांति, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भूरी रंग की जो क्रांति थी, भूरी क्रांति, इसका संबंध जो है चमड़ा या कोको के उत्पादन से है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो धूसर क्रांति थी, इसका संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। उर्वरक उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति थी, तो धूसर क्रांति थी। इसके अलावा काली जो क्रांति थी ये पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड जो क्रांति थी उसको हम बोलते हैं काली क्रांति। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का जो पहला तेल क्षेत्र था किस जगह पर खोजा गया था। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला तेल क्षेत्र था यह असम में खोजा गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, असम में। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था वह कौन सा था। तो आप याद रखिएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जिसकी लोकेशन आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। तो यह जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसका नाम है नरौरा। तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और इसकी लोकेशन आपको मिलेगी नरौरा की कहाँ पर, तो बुलंदशहर। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है नरौरा परमाणु संयंत्र। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है। तो 2011 के सेंसस की यहाँ पर बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा 2011 के सेंसस के अनुसार जो है भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा थी तमिल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी हिंदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है 2011 के सेंसस की यहाँ पर बात हो रही है। तो 2011 के सेंसस यानी कि जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में वर्तमान में तथा 2011 के जनगणना के अनुसार भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुरहा ताल प्रसिद्ध एक अभ्यारण्य है, इसको मान लीजिए सुरहा ताल एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो आप याद रखिएगा, जो सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य है जिसका वर्तमान में नाम बदल कर दिया गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जो सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य है इसका वर्तमान में नाम हो गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। और इसकी लोकेशन आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश के बलिया में। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के बलिया में अवस्थित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जो है निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो भदोही किसके लिए फेमस है,
तो भदोही जो है ये कालीन बुनाई के लिए फेमस है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कालीन बुनाई के लिए जो है भदोही प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना की जो शुरुआत है 2021 में हुई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2026 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन कृषि के परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो कृषि के परिभाषा के अंतर्गत इसमें से आपका बागवानी आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा और मछली पालन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी जो है कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी है ये भारत की आबादी का लगभग 16.4% है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16.4% ऑप्शन बी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे आता है पूरे भारत में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है यह मिक्स्ड इकॉनमी इसको हम बोलते हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको जो है हम मिक्स्ड इकॉनमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है ये यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। असम जो है भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा डिगबोई, असम में एक स्थान है डिगबोई जो अपने पेट्रोलियम उत्पादन के लिए यानी कि तेल के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो डिगबोई की लोकेशन आप याद रखिएगा, असम में है। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, भारत में जो विदेशी मुद्रा होती है अधिकतम किस मद पर खर्च होती है? किस मद पर, यानी कि किस चीज़ पर जो है, किस मद पर जो है सबसे ज़्यादा भारत में विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है? तो भारत में जो विदेशी मुद्रा है यह अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च की जाती है, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर यानी कि पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद पर जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भारत व्यय करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि प्रत्येक ज़िले में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो का पूरा नाम क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का पूरा नाम होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है बीडीओ को कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात जिसको हम साइरस सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं, तो साइरस सिलेंडर का कितने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है आपसे पूछा गया है। तो मानव अधिकारों का जो पहला चार्टर है जिसको हम साइरस सिलेंडर कहते हैं, इसका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है आपसे पूछा गया है। तो इसका जो अनुवाद है ये संयुक्त राष्ट्र की सभी जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं उनमें किया गया है। ये 6 आधिकारिक भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन कौन सी हैं? तो अरबी हो जाएगी, अरेबिक जिसको हम बोलते हैं अरबी हो गई। इसके अलावा चीनी हो गई यानी कि चाइनीज हो गई। इसके अलावा इंग्लिश हो गई, इंग्लिश के अलावा आपकी फ्रेंच हो जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज हो गई। फ्रेंच के अलावा आपकी रूसी हो जाएगी, रसियन हो जाएगी, रसियन लैंग्वेज हो जाएगी। इसके अलावा आपकी स्पेनिश। तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस की संयुक्त राष्ट्र की, जिसमें जो है इस साइरस सिलेंडर को अनुवादित किया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जो जिम्मेदारी है ये शासन करने वाली
परिषद के पास होती है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शासन करने वाली परिषद के पास। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? तो भारत में वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा कृषि जो ऋण होता है यह सिंचाई के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, भूमि विकास के लिए स्वीकृत किया जा सकता है तथा शुष्क भूमि खेती को उपजाऊ बनाने के लिए जो है स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन भूमि बंधक के लिए जो है कृषि ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि बंधक के लिए कृषि ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है। ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती है? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो साउंड होता है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, इनको चलने के लिए किसी न किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम आपका ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है या द्रव हो सकता है। इनमें से कोई न कोई एक माध्यम चाहिए होता है जिससे जो ध्वनि है वो संचरण कर सके। लेकिन जो ध्वनि होती है ये निर्वात में, ध्वनि जो होती है ये निर्वात में यानी कि वैक्यूम की कंडीशन में जो है ये संचरण नहीं कर सकती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि जो है निर्वात में नहीं गुजर सकती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नॉन रिवर्सिएबल मतलब इसका क्या हो गया कि एक बार यह ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो गया तो उसको दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा समय, लाखों वर्ष लग जाएंगे। इसी कारण से इसको जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, जो कच्चा तेल यानी कि जितने भी पेट्रोलियम के उत्पाद आते हैं, कच्चा तेल है, अगर यह एक बार इसका भंडार खत्म हो गया तो इसको दोबारा से बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। जैसे लाखों वर्ष में यह बनकर तैयार हुआ था, अगर दोबारा से यह ख़त्म हो जाता है, यहाँ से पृथ्वी पर से इसका भंडार अगर ख़त्म हो जाता है तो इसको दोबारा से बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। जिस कारण से इसको जो है गैर नवीकरणीय यानी कि नॉन रिवर्सिएबल ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। वहीं जो पवन ऊर्जा है, इसके अलावा सौर ऊर्जा हो गई और इसके अलावा जैव भार हो गई, ये सभी आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीकरणीय यानी कि ये लगातार प्रकृति में बने रहते हैं, यानी कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। तो इस कारण से इसको जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव भार को जो है हम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? वन हॉर्न राइनो इसमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिल जाएंगे? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपको असम में देखने को मिल जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में देखने को मिल जाएगा, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है अपने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वहीं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएगा यूके यानी कि उत्तराखंड में। रणथंभौर आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान में। वहीं बांदीपुर आपको कहाँ पर मिलेगा, इसकी लोकेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, वृक्ष की उम्र जानने की इसमें से विधि कौन सी है? सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है जिससे जो है वृक्ष की उम्र जानी जा सके? तो आप याद रखिएगा, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्ष के वार्षिक वलयों को गिनकर जो है वृक्ष की उम्र का पता लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में अपने राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो एकदम लेटेस्ट 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने अपने राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का जो राजभवन है इसका नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। तो 100% ये एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन थे आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे गोविंद बल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, तीसरे मुख्यमंत्री थे चंद्रभानु गुप्ता और चौथी मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी के बारे में ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी।
इसके अलावा पूरे भारत की भी ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, सुचेता कृपलानी थी। फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ यहाँ पर आपके सामने लिखी गई है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। ये 26 जनवरी 1950 से लेके 27 दिसंबर 1954 तक जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दूसरे मुख्यमंत्री हुए थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। इसके बाद आए थे तीसरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चंद्रभानु गुप्ता, और उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री थी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी, इनका नाम था सुचेता कृपलानी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान से याद कर लेना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। इसके अलावा पूरे भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी, इनका नाम था सुश्री मायावती थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, पहली गवर्नर थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दिया गया आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है किस पर लागू होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है ये किस पर लागू होता है? तो आपको याद रखना है किसी वस्तु के और वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है, ये वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लग सकता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो आप याद रखिएगा, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी वाला दिया गया है 100% सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बादलों का जो रंग है सफ़ेद किसके कारण दिखता है? तो आप याद रखिएगा, बादलों का जो रंग है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सफ़ेद दिखता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? जब दो तरल पदार्थ जो है आपस में घुल नहीं पाते हैं तो तथा वो सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम अमिश्रणीय, यानी कि इनको बोल सकते हैं इमिसिएबल। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो इनको हम बोल सकते हैं अमिश्रणीय, क्योंकि ये जो है आपस में घुल नहीं पाते हैं और सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं। इसका सबसे बढ़िया और सबसे सटीक एग्जाम्पल क्या होता है? तेल और पानी, तेल और वाटर, यानी कि पानी जो होता है ये आपस में घुल नहीं पाते हैं। तो फैक्ट आप याद रखिएगा, ये आपस में घुलते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, अष्टक नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जो अष्टक नियम का कॉन्सेप्ट है, अष्टक जो नियम है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी तो आप याद रखिएगा, शिलालेखों का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शिलालेख हैं, प्राचीन शिलालेख, उनका जो अध्ययन है ये एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर जो है कुल और जाति के बीच आता है? तो जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है इसमें कुल और जाति के बीच आपका वंश आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी डिटेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जीवों के वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है अवरोही क्रम में इस प्रकार आपके सामने दिया गया है। तो ये क्रम आपको पूरा याद रखना है। सबसे पहले आपका संघ आता है, यानी कि फाइलम आ जाएगा, फिर आता है वर्ग आ जाएगा, यानी कि क्लास आ जाएगा, फिर गण यानी कि ऑर्डर आ जाएगा, इसके बाद कुल यानी कि फैमिली आ जाएगा, इसके बाद वंश आ जाएगा यानी कि जीनस आ जाएगा, और लास्ट में आपका स्पीसीज यानी कि जाति आती है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कुल और जाति के बीच में क्या आता है? तो कुल और जाति के बीच में आपका आ जाएगा
वंश आ जाएगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपका किंगडम आएगा, किंगडम को मैं भूल गया था, तो सबसे पहले किंगडम पहले नंबर पे आएगा। दूसरे पर संघ या प्रभाग आ जाएगा जिसको हम फाइलम कहते हैं। तीसरे पे आपका वर्ग आ जाएगा यानी कि क्लास आ जाएगा। चौथे में आपका ऑर्डर यानी कि गण आ जाएगा। पांचवा में कुल आ जाएगा। छठा में वंश यानी कि जीनस आ जाएगा। और सातवां में आपका स्पीसीज यानी कि जाति आ जाएगी। तो ये इसी क्रम में आप याद कर लीजिएगा, इसी क्रम में आपसे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। वायवीय श्वसन क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं वायवीय श्वसन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जो है विटामिन के की कमी से देखने को मिलता है। तो अगर मनुष्य के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग देखने को मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, रक्त के थक्का जमने में विफलता देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, खून जो बहता है चोट लगने पर, वह क्लॉटिंग आपकी जल्दी नहीं होगी, जिससे जो रक्त का स्राव है वो जल्दी बंद नहीं होगा अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द को किसने गढ़ा था। तो इकोलॉजी जो शब्द है इसको गढ़ा गया था अर्नेस्ट हैकल के नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने जो है इकोलॉजी शब्द को गढ़ा था। और यह जो शब्द है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड यह शब्द है जिसको गढ़ा गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो इसमें से अनवीकरणीय स्रोत पूछा गया कि ऊर्जा का कौन सा नहीं है, मतलब जिसको जो है ख़त्म होने पर दोबारा से जल्दी से इसको उत्पादित नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाएगा। तो इसमें से आपका पेट्रोलियम, मतलब इसमें से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें से आपका वायु जो है आपका अनवीकरणीय नहीं हो जाएगा, बल्कि यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब बाकी के इसमें से अनवीकरणीय क्या क्या हो जाएंगे। तो इसमें से अनवीकरणीय आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस आपकी अनवीकरणीय हो जाएगी, पेट्रोलियम अनवीकरणीय हो जाएगा, और इसके अलावा कोयला भी आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, यानी कि पेट्रोलियम खत्म हो गया, प्राकृतिक गैस खत्म हो गई एक बार, इसका भंडार खत्म हो गया। इसके अलावा कोयला का अगर एक बार भंडार खत्म हो गया तो उसको बनने में जो है लाखों वर्ष का समय लग जाएगा, जिस कारण से इसको जो है हम अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं वायु जो एनर्जी होती है, विंड पावर, को हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1989 में जो है WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो टिम बर्नर्स-ली को जो है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। तो इसका जो पिता है, इसका जो फादर है वर्ल्ड वाइड वेब का, ये टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से, आपको याद रखना है यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके की बात हुई है। तो भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की गणना करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री हमारे थे। इनका नाम है VKRV राव, VKRV राव। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इनका पूरा नाम हो जाएगा विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। ये जो है भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री थे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इनका नाम इस प्रकार है VKRV राव। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को इसमें से क्या कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका ट्रेजरी बिल होता है ये आपका अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रेजरी बिल को जो है अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान से याद रखिएगा।
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन अनुसंधान प्रबंधन अकादमी है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद तेलंगाना में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। G20 का पूरा नाम क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई बार G20 की जो मीटिंग है ये होस्ट की जाती है, तो इसमें G20 का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्रुप, तो आप याद देखिएगा ग्रुप ऑफ 20 जिनको बोला जाता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रुप ऑफ 20 जिसको कहा जाता है G20 का पूरा नाम ये हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो जीके की सीरीज हम चला रहे हैं प्रश्नों की, उसका भाग 2 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।